नमस्कार। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल के हमारे आज के शो दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे आज के शो के सपोर्टेड हैं दापिकानी, पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी और हमारे एसोसिएट हैं वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग। आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आज के हमारे खास मेहमान हैं प्रोफेसर संगीता प्रबंधर जी। इनके बारे में आपको बताना चाहेंगे, आप हैं वर्क्स एट फ्री प्रेस जर्नल, फॉर्मर चीफ of Bureau of India TV, former copy editor at Hindustan Times, former assistant producer at Dainik Bhaskar, former newsreader at Doordarshan National DD1, former programmer and announcer at All India Radio News। और आप अभी प्रेजेंट में हम बात करें तो आप हैं प्रोफेसर टेलीविजन एंड रेडियो, और साथ ही में आप हैं एचओडी सोशल मीडिया आईएमसी दिल्ली से, और अपना रेडियो जो आईएमसी दिल्ली में चलता है उसकी आप हेड भी हैं। थैंक यू विमला दी। बस कुछ ही पलों में आज के हमारे जो मेहमान हैं, खास मेहमान, उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे बात करेंगे पत्रकारिता को लेकर के। क्योंकि जब हम आपने देखा अभी हमने जब उनकी सीवी पढ़ा यहाँ पर, हमने उनके बारे में आपको बताया तो आपने खुद ने इस बात को देखा कि वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन दोनों को ही उन्होंने बहुत करीब से देखा है, दोनों में उन्होंने काम किया है। तो हम उनका अनुभव कैसा रहा प्रिंट मीडिया की तरफ, कैसा रहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ, किस तरीके से उन्होंने चुनौतियां थी उनको उन्होंने फेस किया था, ये सारी बातें हम करेंगे। क्योंकि आज के बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो जो इस फील्ड को पत्रकारिता को अपनाना चाहते हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां आ सकती हैं, अगर चुनौतियां कोई आती है तो उन चुनौतियों को उनको कैसे सामना करना चाहिए, इस तरीके की बातें हम उनसे करेंगे, उनसे जानेंगे। किस तरीके से आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस दिशा में जा रहा है या प्रिंट मीडिया किस दिशा में जा रहा है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, क्योंकि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया जो हमारा युवा वर्ग है, हमारा युवा है, उसको किस दिशा में लेकर के जा रहा है, कैसे हमारा युवा सोशल मीडिया का फायदा उठा सकता है। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा भी होता है तो एक बुरा भी होता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उस अच्छे पहलू को पहचाने और उसको अपनी जिंदगी में उतार करके लेके आए। कहते हैं ना कि जमाने के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें से आपको चूज करना पड़ता है कि क्या अच्छा है। हमारे मेहमान आज के जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड दापिका ने पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी और हमारे एसोसिएट हैं वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं हमारे शो दिल के बात डॉक्टर रेनू के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शो पे आकर के मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। मैम, हम पत्रकारिता के बारे में बात करें, मीडिया के बारे में हम बात करें, क्योंकि हम जब आपके बारे में जानते हैं तो आपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत करीब से देखा है। अगर हम ये कहें आपने उसको जिया है तो गलत नहीं होगा। हम इस बारे में बात करने से पहले हम जानना चाहेंगे संगीता जी की लाइफ के बारे में, उनके सफर के बारे में। आपका जन्म कहाँ पे हुआ था, आपके एजुकेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे सबसे पहले। मेरा जन्म मुंबई में हुआ था, तब उसे बॉम्बे कहा जाता था। ननिहाल मेरा मुंबई में है, तो जन्म मेरा वहां हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर में हुई, सेंट मेरी स्कूल में। उसके बाद 5वीं तक वहां शिक्षा हुई। फिर कुछ वर्ष तक पिताजी अफ्रीका में थे, वहां पे कुछ प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद 1 साल उदयपुर फिर रही मैं, और क्लास 9 से लगातार जयपुर में ही रही। तो हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, एमए, एमबीए, उसके बाद की पढ़ाई, प्रोफेशन, करियर, सारा कुछ जयपुर से ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल मैम। मैम, जब हम बात करते हैं आपका तो पत्रकारिता की तरफ, इस तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? बस अनायास ही हो गया। जी। कॉलेज से कॉलेज में जब थी मैं, तब उन दिनों जयपुर दूरदर्शन केंद्र शुरू हुआ था, और एक बड़ा क्रेज था जयपुर के अंदर कि वहां दूरदर्शन केंद्र शुरू हुआ है और वहां काम करना चाहिए। तो कॉलेज में से कई लोग ऑडिशन देने जा रहे थे, मैं भी चली गई, आकाशवाणी में भी गई, दूरदर्शन में भी गई। कुछ लक अच्छा था या ईश्वर की कृपा रही, दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हो गया। आकाशवाणी में मैंने युवाणी में पैनलिस्ट और एंकर के तौर पे जाना शुरू किया, और दूरदर्शन में मैं सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी रोजगार समाचार पढ़ने से। वहां से मेरी शुरुआत हुई थी।
धीरे धीरे मैंने मुख्य समाचार भी जो जयपुर दूरदर्शन के थे वही पढ़े हैं। आकाशवाणी में भी समाचार पढ़े। जब एफएम शुरू हुआ आकाशवाणी में तो उधर भी एंकरिंग की। विविध भारती, जयपुर, अजमेर, इन सबसे लगातार मैं जुड़ी रही। इस दौरान पढ़ाई लगातार चलती रही। एमबीए भी कर लिया, गोल्ड मेडल था उसमें। तो एक स्वाभाविक रूप से माना जा रहा था कि अब कॉर्पोरेट दुनिया में जाना है, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट किया हुआ है। लेकिन स्टूडियो से प्यार हो गया। उसके बाद कॉर्पोरेट की दुनिया में गई नहीं, बस यहीं रह गई। कभी ये सोचा नहीं। लेकिन आगे जाकर के ये समझ में आया कि अगर इस विधा में काम करना है, यहाँ इस दुनिया में जीना है, तो इसकी शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। बीजेएमसी किया, एमजेएमसी किया, जर्नलिज्म में पीएचडी किया, नेट परीक्षा दी, वो भी पास हो गई। तो धीरे धीरे करियर भी चलता गया और पत्रकारिता से जुड़ी हुई शिक्षा भी चलती रही। बस यही रच बस गई। सबसे पहले मैंने नियमित जो जॉब था वो 1999 से शुरू किया था भास्कर टीवी में। फिर 2000 में मैं हिंदुस्तान टाइम्स में गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स तब राष्ट्रीय अखबार, पहला राष्ट्रीय अखबार था जिसने यहाँ पे पूरा एक एडिशन स्थापित किया था। तो वहां पे मैंने ज्वाइन किया 2000 में। और ये कहते हुए मुझे वाकई अभिमान है कि हम 3-4 महिलाएं राजस्थान की वो पहली महिलाएं हैं जिन्होंने नाइट शिफ्ट की है। तब तक ये माना जाता था कि महिलाओं को दोपहर की शिफ्ट में लगा दीजिए, कुछ आर्ट क्राफ्ट छोटे मोटे आगे के पेजेस कर लेंगी, जो अंदर के रिलीजन वाले या दिए की बैठक वाले, क्षमा कीजिएगा, इस तरह के पेज जो होते हैं वो बना लेंगी दोपहर तक और शाम तक घर चली जाएंगी वो। लेकिन हमने वो पहले हम लोग थे जिन्होंने ये काम किया, और उसमें हम 1-2 ही लोकल थे। ज्यादातर जो स्टाफ था वो बाहर का था। जो फीमेल स्टाफ था वो भी बाहर का था, दिल्ली का था, अन्य शहरों का था। और हम 1 ही 2 लोग थे जो कि लोकल थे यहाँ पे। और बड़ा मतलब उस समय नहीं पता था कि हम कुछ बहुत अजब काम कर रहे हैं। लेकिन जब बाद में सबकी चर्चा सुनी कि ये नाइट शिफ्ट करते हैं, तब ऐसा लगा कि नहीं, वाकई कुछ बड़ा अद्भुत काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, तब काम क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म, एक एक मिनट कैसे मायने रखता है, अखबार छूटना है समय से, रात को 2 बजे घर भी पहुंचो, 2:30 बजे पहुंचो, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई तो फिर आप घर नहीं जा सकते। ये नहीं कह सकते मेरी शिफ्ट ओवर हो गई है। फिर आपको जब तक कि वो सपोर्ट नहीं हो तब तक पेज पे रहना है, पेज रिलीज करना है। कोई खबर देरी से आ रही है, ब्रेकिंग हो रही है, प्रेस से टाई अप करना है, रुक जाइए अभी पेज आने वाला है, फ्रंट को अब हम छोड़ेंगे। तो ये समझ में आ गया कि घड़ी देख करके काम नहीं चलता है, काम काम के तरीके से चलता है, और काम खत्म होता है तभी घर जा सकते हैं। ये शिक्षा मुझे वहां मिली। और 4 साल तक मैंने एचडी में काम किया। लेकिन साथ में वहां रहते हुए मुझे ये जरूर पता था कि मैं डेस्क पे थी, लेकिन मेरी इच्छा यही थी कि मुझे रिपोर्टिंग में जाना है। लगातार मैंने लिखना शुरू किया। अपने काम के अतिरिक्त भी मैं बहुत खबरें लिखती थी। और शायद डेस्क पे रहने वालों में से जिन्होंने खबरें लिखी उसमें अधिकतम खबरें मेरी थी। पॉलिटिकल, सोशल, एनवायरनमेंट, हर चीज की, हेल्थ वगैरह सब कुछ। मतलब मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती थी अगर कि शहर में जो उभरते नए कलाकार हैं उनके ऊपर एक सीरीज निकाल दो, मैं वो मौका भी नहीं छोड़ती थी, वो भी कर देती थी। क्योंकि लिखना था, लिखना था। और ये जो एक बैंक बनता गया, अनुभव होता गया, संपर्क बढ़ते गए, उसने मुझे बहुत फायदा दिया। 2004 में जब इंडिया टीवी लॉन्च हो रहा था, तो फिर ये कहूं कि मेरी खुशकिस्मती थी या ईश्वर की कृपा थी। बहुत लोगों ने अप्लाई किया था लेकिन चयन मेरा हुआ। और ये वाकई एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था, क्योंकि राजस्थान अगर भौगोलिक रूप से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और उसमें काम करने का मौका मिलना बहुत ही एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आपको अपनी एक टीम खड़ी करनी पड़ती है, पूरे राज्य से खबरें लानी होती हैं, आपको एक तरह से रिपोर्टर भी होना होता है और मैनेजर भी होना होता है, और साथ ही दौड़ चल रही होती है कि पहले मैं, वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको काम करना होता है। और ऊपर से चेहरा एकदम कूल रहना चाहिए, जैसे इस दौड़ का तो हम हिस्सा ही नहीं है ना, कुछ हो ही नहीं रहा है, सब शांति है हमारे आसपास। सही बात। मजबूती वहां से सीखी। सबसे
पंक्चुअल होना, क्योंकि अगर आप लाइव पे खड़े हो तो आप कोई बहाना नहीं कर सकते कि लाल बत्ती हो गई थी, ये भी नहीं कह सकते। 5 मिनट हाथ में लेकर के ही चलने हैं। पंक्चुअलिटी बहुत सीखी मैंने। और काम होना है तो होना है, उसमें इफ बट किंतु परंतु लेकिन है ही नहीं, ये भी बिल्कुल वहीं सही पे है, सीखा। सही बात है। फिर उसके बाद 2017 में मैंने अखबार की तरफ शिफ्ट किया और अखबार का अनुभव लिया, जो मैं 2020 के अंत तक मैंने ये काम किया। बिल्कुल। मैम ये कह सकते हैं आपकी इतनी जर्नी को हम सुनने के बाद मुझे कुछ चार लाइन पंक्तियां याद आ रही हैं। कहते हैं ना कि जहाँ नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते होंगे, जहाँ नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते होंगे, मैं उस क्षणी भविष्य की एक आशा की नारी हूँ। हाँ, मैं आज की आधुनिक स्वाभिमानी नारी हूँ। आपकी सारी जर्नी की सुनने के बाद हम लोग बिल्कुल ये कह सकते हैं। आ, एक बात आपने। बहुत सुंदर है, और ये मुझ पे नहीं लागू होते हैं, ये आप पे भी लागू होते हैं, ये हर उस महिला पे लागू होते हैं जी। जो अपनी जगह बना रही है। क्योंकि देखिए, अगर कोई औरत अपनी जगह बनाती है ना, तो वो उसका संघर्ष दोहरा होता है। एक, उसे अपना घर देखना है, अपना परिवार देखना है, बच्चे देखने हैं, क्योंकि वो तो प्राइमरी रोल है ही, माना ही जा रहा है कि वो देखना है। लेकिन साथ ही साथ एक कुछ ऐसे जो प्रोफेशंस होते हैं जहां पे बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ना होता है, उसमें भी चुनौती बहुत बड़ी होती है, और वहां वो प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहां बहाना नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं चलता है। और उनमें आगे बढ़ने के लिए आपको वाकई में दो तरफा बैलेंस करके, कभी कभी ऐसा भी दिन आता है कि बीमार बच्चे को घर छोड़ के जाना होता है, कभी ऐसा भी दिन आता है कि परिवार में फंक्शन है, आपको कोई महत्वपूर्ण खबर आई है तो आपको जाना है। कभी किसी दिन ऐसे भी दिन आए हैं कि जो हम लोग आमतौर पे महिलाएं जिस तरह के व्रत त्योहार करती हैं, कि कोई करवा चौथ करती है, तीज करती हैं, तो मैंने होटल के कमरों के अंदर कहीं गए हों, रह गए, डिले हो गया, घर पहुंच नहीं पाए, तो ऐसे ही कुछ बाजार से प्रसाद ला करके, बिस्लेरी की बोतल ला करके, लोटा भी नहीं होता तो मैंने वहीं चंद्रमा को अर्घ दे करके पूजा कर ली है, कह दिया बस अब यही व्यवस्था है भगवान, इसी में मान लेना, मन साफ है। सही बात है। तो सब भी बिल्कुल। देखा है। लेकिन अफसोस, एक पल का भी कभी मन में ये नहीं आया कि मैं उससे वंचित हूँ। हर बार यही लगा कि नहीं, ये तो एक नया अनुभव है, तरीका सही ये बात। भी तो है करने का। कहते हैं ना कि जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे अनुभव ऐसे आते हैं जो कुछ ना कुछ नया हमें सिखा करके जाते हैं। तो ये चीज भी हमारी जिंदगी का पार्ट बन जाते हैं। और जब आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, चाहे हम रेडियो की बात करें, चाहे टेलीविजन की बात करें, तो वैसे तो कहा जाता है ना कि 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, लेकिन जब आप रेडियो में सामने बैठे रहे तो 1 सेकंड की भी वैल्यू होती है। क्योंकि मैं खुद इस बिल्कुल फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो 1 सेकंड भी आपके लिए लगता है कि नहीं, 1 सेकंड में भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल, ये चीज। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जी। तो ये चीज सबसे ज्यादा हमें और सबसे बड़ी बात, आप अंदर से चाहे कितने भी दुखी हैं, लेकिन आपके फेस पे स्माइल हमेशा रहनी है। ये हमें बहुत बड़ी चीज सिखा के जाता है मीडिया। बहुत ज्यादा सिखाता है। जैसे आकाशवाणी में जब समाचार पढ़ रहे होते हैं, तो जी। सामने घड़ी होती है, आप आधी नजर कागज पे रखते हैं, आधी नजर घड़ी पे रखते हैं, घड़ी और एक पे वो रखते हैं। लाल लाइट होती है, वो घड़ी हाँ। जैसे ही आती है, वो लाल लाइट जलती है, उसमें आप एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की गलती नहीं कर सकते, वहीं बोलना नहीं शुरू कर होना सकते। है। चाहे बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया इधर की इधर हो रही हो, तो उस समय हाँ। बोलना ही है, ये आकाशवाणी है, ये कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल। नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से आप अगर टेलीविजन में भी हैं और आपको जिस समय लाइव पे जाना है तो जाना है, कुछ कुछ और उसमें बहाना नहीं हो सकता, क्योंकि आप कनेक्टेड हैं। तो बिल्कुल। ये चीजें पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा सिखाती है, और ये शायद मैं ये समझती हूँ कि और जो प्रोफेशंस होते हैं वो कुछ गुंजाइश देते हैं लेट होने की, लेकिन मीडिया लेट होने की गुंजाइश नहीं देता। इनफैक्ट मैं तो नहीं ये दे। कहूंगी अखबार भी नहीं देता। जिस तरह से आजकल डिजिटल एडिशन आ गए हैं सब अखबारों के, आपने अगर ट्वीट नहीं किया, आपने अगर खबर नहीं चलाई, आपके जो पोर्टल है उस पर नहीं पहुंची, जो आपका डिजिटल पोर्टल है उस पर नहीं पहुंची, तो कोई और चला देगा। ये तो वही वाली बात हो गई, होड़ है, लगातार होड़ है। और बिल्कुल। हाँ, कभी कभी लगता है कि इस होड़ का अंत भी क्या है। हाँ। बस पर यही है कि इस होड़ के साथ हमारे चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, दौड़ना जरूरी है, चलना भी नहीं मैम, दौड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं दौड़ेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे।
तो मीडिया के साथ अगर आप हैं तो आपको बिल्कुल तैयार हो जाना, कमर कास करके कि हमें भागना है बस इसमें। लेकिन मैम, जब हम सारी बातों को सोचते हैं, क्योंकि आपने प्रिंट मीडिया को भी बहुत करीब से देखा है, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बहुत करीब से देखा है, इनकी चुनौतियों को भी आपने सामना किया है, और ये भी कहा जाता है कि हमारा जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। कि कई बार एक सवाल मन में आता है, और वो सबके ही मन में आता है, क्या आज के समय में मीडिया अपना दायित्व ईमानदारी से निभा रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया की हम बात करें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें? बिल्कुल निभा रहा है, जी। बिल्कुल निभा रहा है। देश का मीडिया वो मीडिया है जो कभी भी राष्ट्र हित के विरोध में नहीं गया है, कभी नहीं गया है। भारत में मीडिया का तो इतिहास रहा है भाई। हम आजादी के संघर्ष के दौर से हम जुड़े हुए हैं, उस विचारधारा से कि राष्ट्र सबसे पहले है, जनता का हित सबसे पहले है। हाँ ठीक है, बिजनेस है, होगा बिजनेस, सबके अपने अपने फाइनेंशियल कंसर्न्स होते हैं, क्या हमारे नहीं होते हैं? क्या मीडिया में जो काम करते हैं वो सैलरी लेना बंद कर देते हैं, कहते हैं कि हम चैरिटी कर रहे हैं? कोई नहीं कहता है, चाहे छोटा अखबार हो, बड़ा अखबार हो, लोकल चैनल हो, नेशनल चैनल हो, कोई काम करने वाला नहीं कहता कि हम फ्री में कर रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर फाइनेंशियल थॉट्स हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होंगे, लेकिन कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो जनता के हित के विपरीत जाता हो, प्रो पीपल न हो। सब चैनल, सब अखबार प्रो पीपल हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता के हक की बात करते हैं। लेकिन देखिए रेणु जी, दिक्कत पता है क्या हो रही है? दिक्कत इस समय ये हो रही है कि हम लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से गाइडेड होते हैं। राइट। और दूसरा एक मामला ये भी हो गया है कि लोगों को दखल देने का अधिकार हम ही ने दे दिया है, हम ही ने ये अधिकार दिया है। और ये हमने अधिकार कैसे दिया है? हम अपने छोटे छोटे झगड़े, प्रतिद्वंदिताएं, वन अपमैनशिप, इन सब की चर्चा हम सोशल मीडिया पे करते हैं। अगर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक, पीपल विल सी व्हाट्स हैंगिंग। तो ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जहां पे अंदरूनी झगड़े, प्रतिद्वंदिताएं नहीं होती है? कौन सा सरकारी कार्यालय है जहां पे कंपटीशन नहीं होता है? कौन सा ऐसा कॉर्पोरेट सेक्टर है जहां आपस में स्टाफ में या अलग अलग कंपनीज के अंदर कंपटीशन नहीं होता है? होता है, सब जगह होता है। लेकिन अब फिर वही बात, मीडिया जनता से जुड़ा हुआ है। हम लोग अगर अपने अंदर की बात बाहर चर्चा करेंगे तो भाई दुनिया तो तमाशा देखेगी, चटकारे लेगी। और यही इस समय सबसे बड़ी दिक्कत हो चुकी है, हमने हर किसी को टिप्पणी करने का मौका दे दिया है। सही। और एक चीज और हुई है, सोशल मीडिया पे क्या होता है, सोशल मीडिया पे जो डिस्कोर्स चलता है ना, हर आदमी अपने पसंद की बात देखना चाहता है, हर आदमी अपने पसंद की बात सुनना चाहता है। और आम व्यक्ति जो होता है ना सोशल मीडिया पे, जो चीज उसे अच्छी लगती है उन्हीं हैंडल्स को फॉलो करता है, उन्हीं पेजेस को फॉलो करता है, उन्हीं लोगों की बात सुनता है। कोई विपरीत विचार होता है तो उसके हाथ है, अंगूठा है, वो आगे बढ़ जाता है, उसको अनफॉलो कर सकता है, उसको म्यूट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और उस स्थिति में क्या होता है, हम लोग जो कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलते हैं, एल्गोरिथम्स पे चलते हैं, हमें वही चीजें दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो विजन होता है ना, वो एक रैबिट होल की तरह हो जाता है। जो हम देखना चाहते हैं हमें बस उतना ही दिख रहा है, एक समग्र रूप से 360 डिग्री का जो व्यू है वो हमें दिख ही नहीं रहा है। हम दुनिया को वही सोचने लग जाते हैं जो हम समझ रहे हैं, लेकिन दुनिया वो नहीं है। ना हैशटैग्स वो दुनिया है, ना हमारे टाइमलाइन पे जो कुछ हम देखना चाहते हैं और आ रहा है वो दुनिया है। दुनिया उससे बहुत ज्यादा है, दुनिया उसमें बहुत ज्यादा मुद्दे हैं। हम अपनी सोच के विपरीत जैसे ही कुछ देखते हैं हमें लगता है सब गड़बड़ होता है। तो ये सोशल मीडिया के पिटफॉल्स हैं। और धीरे धीरे क्या आएगी मैच्योरिटी, हमारी अपनी बिरादरी में भी आएगी पत्रकारों की। हालांकि मैं अब इस बिरादरी से पिछले कुछ महीनों से अलग भी हटी हूँ, मैंने एकेडमिक्स ज्वाइन किया है, लेकिन दिमाग अभी वही है ना, उस बिरादरी में ही है, तो थोड़ा सा अभी शिफ्ट आने में टाइम लगेगा मुझे। नहीं, बिल्कुल। ये समस्या तो हमारी अपनी है, हमारी खड़ी की हुई है।
और हल भी हम ही निकालेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। कहते हैं ना कि व्यक्ति के मन का नहीं होता है, वहीं हम लोगों को लगने लग जाता है ये चीज गलत हो रही है। चाहे वो मीडिया की बात हो जाए या हम छोटी सी भी बात करें, हम अपनी फैमिली में ही देखें कि अगर हमारे मन की बात नहीं होती तो हम वहां से नाराज हो जाते हैं। हमें लगने लग जाता है कि ये गलत जा रहा है, चाहे वो बात सही भी होगी। आपने बात बिल्कुल। की थी सोशल मीडिया और की। रही बात लोगों की जो मीडिया को दोष देते हैं, ये मीडिया तो आईना है। तुम्हारा चेहरा दागदार है तो हमारा दोष थोड़ी है। अगर तुम आईने को दोष दे रहे हो तो पहले अपने चेहरे को तो देखो। सही धब्बे बात। तो वहां है, आईने का क्या दोष है। और मैं तो बिल्कुल इस मामले के अंदर मैं ये जानती हूं कि पत्रकार भी समाज से आता है। अगर पुलिस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि कुछ गड़बड़ लोग हैं, तो हम ये कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, टीचिंग में भी हैं, कॉरपोरेट में भी हैं, हर जगह में है, बिजनेस में भी हैं। हो सकता है क्या होगा, ये पत्रकार भी होंगे कुछ गलत, लेकिन ऐसे लाखों लाख लोग हैं। एक की तुलना में लाख हैं जो कि बहुत बेहतरी से काम कर रहे हैं। उस सही बात। एक के लिए उन लाखों की ईमानदारी, संघर्ष, मेहनत और निष्ठा के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। बिल्कुल भी गलत है ये। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैम कहते हैं ना कि मीडिया की विश्वसनीयता तो इस बात से ही हम लोगों को पता चल जाती है कि जब भी कोई बात हम सुनते हैं तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि जरा टीवी ऑन करिएगा, जरा न्यूज सुने उसमें क्या चीज आ रही है। आज की हम बात करें जो उत्तराखंड का जो बात हुई है उसमें भी यही था, अरे जरा न्यूज तो लगाइएगा, देखें उसमें देखें वास्तव में क्या पोजीशन है। तो हम ये तो मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है कि जब हमारे मन मुताबिक कोई चीज हमें नहीं दिखती है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर विचारधारा के लोग हैं और एक विचारधारा के लोग को सबको आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। और जिस विचारधारा की बात आप नहीं करेंगे वो विचारधारा आपकी नाराज हो जाएगी, आपसे गुस्सा हो जाएगी। लेकिन रेणु जी, प्लस आपने पॉइंट एक बहुत आज। महत्वपूर्ण बात कही है। आपने एक बहुत जी महत्वपूर्ण बात कही है। आप ये कहते हैं कि जब जैसे ही कोई चीज वेरीफाई करनी होती है, हम कहते हैं टीवी चला लीजिए या सवेरे अखबार देखते हैं, उसके बारे में हम्म। डिटेल में पढ़ लीजिए। ये है वो बात जो ये बताती है कि विश्वसनीयता है, है। भरोसा है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आज हम चाहे लाख बातें कर लें कि मीडिया को रिप्लेस कर देगा सोशल मीडिया, ये वो बात है जो बताती है कि सोशल मीडिया कभी भी मीडिया को रिप्लेस नहीं कर सकता है। क्योंकि मीडिया के अंदर एक फ्लड गेट सिस्टम है। एक हम्म। पत्रकार जब खबर देता है तो उसको डेस्क एडिट करता है। अगर डेस्क के बाद उसके बाद चीफ सब के पास जाती है, आगे पेज वाला देख रहा है, कहीं कोई त्रुटि का चांस नहीं है। ऑथेंटिकेट किया जाता है। अगर लगता है कुछ बहुत गड़बड़ है तो उसको रिपोर्टर को फिर पूछा जाता है, भाई तुम इतनी बड़ी खबर लिख रहे हो, वाकई में ऐसा हुआ है क्या? सही बात है। वो कोड डाले जाते हैं उसके अंदर कि किससे बात की है, किससे नहीं की है। चाहे टेलीविजन हो चाहे अखबार हो, वही सोशल मीडिया कुछ भी लिख देगा, 10 साल पुराने विजुअल को आज का बना करके लगा देगा। ये वो बात है जो बताती है, जो सवाल उठाते हैं ना लोग कि भरोसा है क्या? भरोसा है। तभी तो आप कह रही हैं कि टीवी चला लो, अखबार सही पढ़ लो। बात। सही बात है। क्योंकि आज हम सोशल मीडिया की जब बात करते हैं ना मैम, तो सोशल मीडिया की खबर की पुष्टि करने के लिए भी हम टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां से अगर लगता है कि ये बात सही है तब हम पुष्टि करते हैं कि नहीं, सोशल मीडिया पर जो बात आ रही थी वो ये सच है। मैम जब इतनी बड़ी बात आती है कि सोशल मीडिया को हम सच्चाई पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है, लेकिन आज का युवा जब हम बात करते हैं तो आज का युवा पूरा सोशल मीडिया की तरफ मुड़ चुका है। तो आपको नहीं लगता है कि आने वाले भविष्य में ये सोशल मीडिया युवाओं को भटका सकता है और उनको जो हम चाहते हैं युवा जिस दिशा में जाए उस दिशा में वो नहीं जाने दे रहा? युवा तो देखो रेणु जी, वो चंचल मन है जो हर युग में ही लोग कहते हैं भटक रहा है। हम शायद जब युवा थे तो हमारे माता पिता कहते थे सही रास्ते पे चलो, चलो भटक सही मत है। जाना। उनके माता पिता उन्हें कहते थे। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ आज की युवा पीढ़ी बेहद समझदार है, अपने अच्छे बुरे को बहुत अच्छी तरह समझती है, रैशनल है, थिंकिंग है। और ठीक है, एक उम्र होती है, देखते हैं सब कुछ। शायद हमारे समय के अंदर पिक्चर देखना ही बुरा माना जाता था, फिर एक दौर आया जब माता पिता खुद ही पिक्चर दिखाने ले जाने लगे। अब आज हर दौर में ऐसी कोई चीज आएगी
जो ये कहा जाएगा ये तुम कर रहे हो ये गलत है। और हर पीढ़ी में वो शायद जनरेशन डिफरेंस इसी को कहते हैं। लेकिन अब भटकने वाले हर पीढ़ी में होते हैं और पार निकल जाने वाले भी हर पीढ़ी में होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि युवा बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर है। आज उनका जो आईक्यू लेवल है वो अगर हम देखें पहले के मुकाबले बहुत हाई है। उनकी जो स्फीयर ऑफ थिंकिंग है वो बहुत वाइड है। वो देश विदेश, एनवायरमेंट, पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज सब पे मंथन करता है, चिंता करता है, समझता है उन्हें। तो मुझे लगता है कि इस युवा पीढ़ी के हाथ में देश सुरक्षित है। चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब जो युवा पीढ़ी है उसके अभिभावक तो हम ही है ना। सही बात, आपने ये बात बिल्कुल सही कहा है। और जहां तक सोशल मीडिया की बात है, कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ चीज खराब भी होती है और अच्छी भी होती है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज को अपनाते हैं। और आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि अभिभावक हम हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के, तो हमें ऐसे संस्कार उनको देने हैं कि अच्छे बुरे की पहचान वो कर पाए। सब सही बात है। अब एक सवाल मैम, और जैसे मेरे मन में आता है कि रेडियो की बात करते हैं, क्योंकि आप रेडियो से भी जुड़ी रही हैं, आप टीवी से भी जुड़ी रही हैं, आप प्रिंट मीडिया से भी जुड़ी रही हैं। लेकिन सबसे पहले हम रेडियो की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जब बात करते हैं, रेडियो हमारा सबसे पहले आया। उसके बाद में बाकी विजुअल मीडिया बाद में हम आता है। आज के समय में जबकि रेडियो संघर्ष कर रहा है, उसने अपनी पहचान वापस से बनाई है, एक हाशिए पे चला गया था लेकिन वापस फिर से लौट करके आया है। फिर भी आप रेडियो का भविष्य इस समय, आज के इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए क्या देखते हैं? रेडियो भीड़ में एक खड़ा हुआ है, लेकिन अपनी पहचान नहीं खो रहा है, नहीं खो रहा है। आप रेणु जी आज भी किसी गांव में जाइए, साइकिल पे चलते हुए आदमी के हैंडल पे रेडियो ही लटका हुआ होगा। आप दूर दराज चाहे रेगिस्तान के धोरों में चले जाइए या दक्षिण भारत में चले जाइए, उस आदमी के मोबाइल फोन में भी चल रहा होगा तो एफएम चल रहा होगा, रेडियो चल रहा होगा। मोड बदल जाएगा लेकिन वो चलेगा रेडियो। एफएम ने आकर के उसको एक नया जीवन दान दिया था। उसके बाद रेडियो फिर एक नए रूप में री इन्वेंट हुआ है। रेडियो अपनी सार्थकता नहीं खो सकता। देखिए रेडियो के कई सारे फॉर्म्स हैं। अब जैसे कम्युनिटी रेडियो भी है, हम दक्षिण भारत में देखें चाहे उत्तर भारत में देखें, नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखें, बांग्लादेश की अगर हम स्टडी करें, नेपाल की करें, तो क्या बेहतरीन तरीके से वो समुदायों की मदद कर रहा है। महिलाओं ने उसको इतना खूबसूरती से प्रयोग में लिया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज उससे बाजार भाव पता करती हैं, मौसम का पता करती हैं, मछुआरों को पता चलता है कि कब समुद्र में जाना है नहीं जाना है। मैंने तो ऐसे कई स्कूल कॉलेज देखे हैं जहाँ छोटे छोटे पांचवी छठी के बच्चे प्रोग्राम चला रहे हैं अपना उस कम्युनिटी रेडियो के जरिए। बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि रेडियो वो विधा है कि आप अगर संपर्क कर रहे हैं तो सिर्फ आपकी आवाज से बिल्कुल। किसी को बांध लेना, किसी को अपने तरफ सुनने के लिए मजबूर करना, सूचना देना, एंटरटेन करना। आप ये सोचिए, मैं तो वो अभी भी मुझे याद है जो नाटक आया करते थे, जो अभी भी आते हैं, अंक दर अंक उनका इंतजार करते थे। हम घर जाते हैं तो गाड़ी में इंतजार करते हैं कि फला प्रोग्राम आने वाला है 5 मिनट बाद। कई बार ऐसा आपने और हमने क्या हमारे दर्शकों ने किया होगा कि गाड़ी घर के बाहर पहुंच गई है और हम 5 मिनट रुके रहे हैं कि ये कहानी चल रही है जरा पूरी सुन ले फिर आगे निकले। तो बिल्कुल, बिना का गीतमाला की बात कीजिए। रेडियो का महत्व कम हो रहा है। रेडियो री इन्वेंट करेगा अपने आप को। आप देखिए खबरों के अंदर आज चैनल्स हो, अखबार हो, वो पॉडकास्ट डालने लगे हैं। लोग अपनी बातें ऑडियो के अंदर खबरों में डालने लगे हैं कि आप अगर पढ़ भी रहे हैं उसकी जगह आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसको सुन लीजिए ऑडियो के अंदर। रूप बहुत सारे आएंगे, विस्तृत होता जाएगा ये फील्ड, लेकिन अपनी जगह बना करके रखेगा। बिल्कुल। और सही बात है कि रेडियो ने अपने रूप में परिवर्तन करके आज भी, आपने सही कहा कि इतनी इलेक्ट्रॉनिक की जो एक भीड़ है उसमें वो आज भी खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि दूर दराज के जो गांव है वहां तक वो पहुंच चुका है, और अब तो मुट्ठी में आ चुका है, मोबाइल में रेडियो आ चुका है।
कि ऑन एआईआर ऐप के जरिए हम लोग सुन सकते हैं इस रेडियो को, पूरे वर्ल्ड में सुना जा सकता है ये अब। मैम, चलिए, पत्रकारिता के उससे थोड़ा सा हटकर मैं एक आपसे सवाल एक दर्शक के रूप में करना चाहती हूँ। जब हम टीवी देखते हैं, कहते हैं ना कि कोई भी मुद्दा होता है उस पर जब बहस की जाती है, तो जब बहस करते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल करके आता है। लेकिन जब हम आज की टीवी में जब हम देखते हैं, चाहे कोई सा भी न्यूज चैनल हम देखें, कोई भी बहस की जाती है, तो उस बहस का कोई सार्थक परिणाम निकल करके हमारे सामने नहीं आता। तो ये भी कई बार समझ में नहीं आता कि क्या बोला जा रहा है। हम चैनल को चेंज कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट चैनल पर भी जाते हैं, वहां भी यही चीज होती है। तो क्या आज किसी मुद्दे को लेकर के जो ये बहस की जाती है, जिसका सार्थक परिणाम निकल के नहीं आ रहा है, तो ये क्या सही है? क्योंकि मैं एज ए दर्शक जो बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं चैनल खुद बदल देती हूँ कि नहीं, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं, वो चिल्ला रहा है यहाँ से, वो चिल्ला रहे हैं यहाँ से, कुछ परिणाम निकलने वाला नहीं, और ये वहीं की वहीं बात खत्म हो जाती है। आप किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इतने सालों से जुड़ी रही हैं, आपका अनुभव इस बारे में क्या है? देखिए रेणु जी, कुछ बातें हैं जो हमें हंसते हंसते कटु बातें कह देनी चाहिए। एक स्टूडियो है, 5 लोग बैठे हैं, अलग अलग जगह जाने का खर्चा नहीं है। एक स्टूडियो के अंदर ही अगर एंटरटेनमेंट हो रहा है 5 विंडो कट करके, तो चैनल के एक्सपेंडिचर में तो कट है ही है ना। ये डिबेट तो वहीं से शुरू हो रही है। और आप ये देखिए, 5 ही मिनट में एक्सपर्ट भी खड़े हो जाते हैं हर मुद्दे पे। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हर मुद्दे के एक्सपर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। आप और हमने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो हमें फोन करके कहते हैं, भाई बहुत दिन नहीं हो गए, टीवी पे नहीं दिखाया। तो हम कहते हैं ये मुद्दा है, मैं बोल लूंगा, आज बुला लो मुझे। हम भी सही बात। इतने इतने ज्यादा परेशान हैं हर मुद्दे के ऊपर एक एक्सपर्ट ढूंढने में। हम कहते हैं आ जा, रक्षा का भी तू विशेषज्ञ, पर्यावरण का भी तू विशेषज्ञ, लाइफस्टाइल का भी तू विशेषज्ञ, क्राइम का भी तू विशेषज्ञ, आ जा, बोलना शुरू कर। और कुछ हमारे अंदर एक आदत भी होती है ना, जिसको हम पीपिंग टॉम वाली कहते हैं। हम झगड़े को, है ना, जैसे पड़ोस में गली में झगड़ा होता है, पर्दे के पीछे से देखते तो है बाहर जाके। कुछ लोग होते हैं जो बाहर निकल के देख लेंगे, कुछ होते हैं जो चुपचाप पर्दे के पीछे से देखते हैं कि बाहर निकलेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन देखते सब है। देखते सब है, तो शायद सब वो देखते हैं। झगड़ा देखने की, इनकंक्लूसिव बात देखने की, हमारी अंदर जो एक प्रवृत्ति है वही टेलीविजन केटर कर रहा है, वो हम देख रहे हैं। ये बात भी सही है कि मैम, टेलीविजन वही दिखाता है जो दर्शक देखना चाहते हैं। अगर दर्शक देखना बंद कर देंगे तो शायद ये चीजें अपने आप बंद हो जाएंगी। क्या पता, ये भी एक सवाल है। क्योंकि सवाल ऐसा है फैक्ट कि ये, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, तो अब दर्शक बिल्कुल, देखना क्योंकि चाहते हैं इसलिए दिखाते हैं या दिखाते हैं इसलिए देखना चाहते हैं, ये भी एक सवाल क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि कई बार हम लोग जब देखते हैं ऐसे दर्शक जब बात करें, तो वास्तव में कई बार लगता है नहीं, चैनल को चेंज कर दिया जाए। एक सवाल और आता है मैम, जैसे क्योंकि जब हम किसी न्यूज को लेकर के आते हैं, कई बार बहुत अच्छी न्यूज बनाता है रिपोर्टर, बहुत अच्छी खबर बना करके लेके आया है, लेकिन चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात करें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, उसकी जो सत्यता है उसके भी प्रूफ दे दिए जाते हैं, लेकिन ये लगता है कि नहीं, इस न्यूज को नहीं चलाया जाए या नहीं छापा जाए, उसको हटा दिया जाता है। क्योंकि अब आप जैसे एकेडमिक फील्ड में आ चुके हैं, तो इससे कहीं ना कहीं रिपोर्टर का एक जो मॉरल है वो डाउन होता है कि मैं इतनी मेहनत करके इस खबर को लेकर के आया, सारी चीजों को बना करके लाया, लेकिन इसको नहीं, मना कर दिया गया। तो जो आने वाले बच्चे हैं उन पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, और आप क्या इस चीज को सही मानते हैं कि इस तरह की खबर को अगर रोक दिया जाए? देखिए रेणु जी, अगर कोई खबर ऐसी है जो समाज में विद्वेष पैदा करेगी, हम्म। किसी वर्ग को हानि पहुंचाएगी, किसी समाज के किसी हिस्से की मजाक उड़ाएगी, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगी, या ऐसी कोई बात है जिसमें कोई ऐसे पक्ष भी हैं कि 100% एक बात नहीं कही जा सकती है। कब खबर में हमेशा दो पक्ष होने पड़ते हैं। अगर हमने एक पक्ष की बात की है तो दूसरे पक्ष की भी बात करनी पड़ती है, एक तरफा खबरें नहीं होती हैं। खास तौर से कुछ ऐसे मुद्दे जैसे क्राइम हो, सोशल इश्यूज हो, इन पे नहीं की जा सकती, पॉलिटिकल स्टोरीज हो, एक तरफा बात नहीं की जा सकती है।
तो कभी कभी हाँ खबरें रुकती हैं, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, खबरें रुकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि खबरें एक बार चल जाए फिर भी रुकती हैं। कभी कभी मार्केटिंग के प्रेशर्स होते हैं, कभी कुछ और प्रेशर्स भी होते हैं। हाँ होते हैं, होते हैं, क्योंकि हमने कुछ ही देर पहले बात की थी ना, बिजनेस है, राइट। अल्टीमेटली इट्स अ बिजनेस। तो रुकती हैं, ये कह देना कि नहीं रुकती गलत होगा। लेकिन अगर वो खबर ऐसी है जो सोसाइटी के अंदर टेंशन क्रिएट कर सके या डिवाइड कर सके, तो उनको नहीं चलना चाहिए। और फिर भी अगर खबर जेन्युइन है और रुकती है, सोशल मीडिया पे डाल दीजिए ना, वहां कौन वेरीफाई करके चला रहा है। सही बात है, सोशल मीडिया तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और रिपोर्टर करते ही है ना। बिल्कुल करते हैं, सही बात है। और एक बात बताइए रेणु जी, ऐसी कितनी खबरें हुई हैं, मैं चर्चा नहीं करूंगी उनके खबरों के बारे में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने पहले नहीं उठाई थी, सोशल मीडिया ने पहले उठाई और बाद में उनको मेन मीडिया स्ट्रीम मीडिया ने उठाया। बिल्कुल। ये एक तरह से ना दो तरफा चीजें हैं। सोशल मीडिया को हम चाहे इनऑथेंटिकेटेड भी कह लें, लेकिन फिर भी ऐसी कई खबरें हुई है जो आप और हम जानते हैं, जिनको कि पहले सोशल मीडिया के डोमेन में हमने देखा था और उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाया है। तो ये इसकी एक उपलब्धि भी है। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे मुद्दे तो सोशल मीडिया से भी हम लोगों को मिले हैं, जहाँ पर की बहस की गई और बातें की गई, तब जाकर के खबर बन करके हमारे सामने आई थी। अब मैम, हम जब बात करते हैं युवा वर्ग की बात करें, हम सभी जानते हैं कि आज का युवा, क्योंकि मीडिया एक ऐसा फील्ड है, नेम और फेम दोनों इसमें बहुत ज्यादा है, एक चकाचौंध है, और युवा चकाचौंध की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होता है। तो आप चूंकि अब खुद पहले रहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आप रह चुके हैं, आपने उसको जिया है, अब आप भावी पत्रकारों को तैयार करेंगी। तो मैम, जो आज का युवा इस फील्ड में आना चाहता है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि एक चकाचौंध की तरफ आकर्षित होकर के सिर्फ युवा ना आए, आप उनको क्या बताना चाहेंगे जिस तरीके से युवा? देखिए, मैंने तो हमेशा से यही माना है और मेरे संपर्क में जो भी आया है उसको मैंने यही कहा है, अगर खून पसीना जला करके समय बेसमय काम करने के लिए तैयार हो और साथ ही साथ लगातार निंदा झेलने को तैयार हो, तो इस फील्ड में आओ। क्योंकि चमक एक है, वो बायलाइन एक पल की है, टीवी पे दिखना एक अलग है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बर्नआउट वाले करियर्स हैं। बहुत बर्नआउट होता है आदमी, जितना शायद वो किसी और प्रोफेशन में नहीं होता है, उससे ज्यादा मीडिया में बर्नआउट होता है। आप सुबह उठते हैं तब अपने मोबाइल पे देखने लगते हैं कि आपकी बीट से संबंधित कोई खबर तो नहीं है, आप सोते हैं तब तक आप देखते रहते हैं, वो सोने के बाद भी अगर फोन आ गया और कोई बड़ी खबर है तो आपको उठ करके तुरंत निकलना पड़ता है। ये प्रेशर दूसरे प्रोफेशंस में नहीं है। अगर इसको झेलने के लिए तैयार हो और फिर भी इस प्रोफेशन से प्यार करने को तैयार हो, तो ही इसमें आओ, वरना अपना समय कहीं और बेहतर तरीके से उपयोग करो। 2-4 साल खराब करके ये मत महसूस करो कि मैंने क्या किया, मत आओ इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही सिरफिरे पागलों की जरूरत होती है, जो खून जला करके भी जब खबर छपती है तो कहते हैं वाह देखो आज मैंने क्या खबर चलाई। सही बात। उस समूह की जरूरत है जहां पे आप शाम को अपनी खबर लेकर के पहुंचे, तो आप अपने बगल वाले को कहेंगे कि आज पेज 1 मेरा है, तो कहेगा चल देखते हैं, तेरे से बेहतर खबर तो मेरे पास है। ये समूह अगर है तो वो सार्थक है, ये जज्बा आप में है तो आइए इस प्रोफेशन में, वरना मत आइए। सही लव बात। इट, लिव इट, अदरवाइज डोंट कम, डोंट डू इट। वरना आप उस सीट को भी वेस्ट मत कीजिए, हो सकता है कोई रह गया हो, पढ़ाई से वंचित रह गया हो, जो वाकई में इस करियर में आना चाहता हो। सोच समझ के ही आइए, क्योंकि ये दिखता बहुत खूबसूरत है बाहर से, अंदर बहुत मेहनत मांगता है आपसे, हर दिन मेहनत मांगता है। आप कितने भी फेमस हो जाएं, आपसे मेहनत मांगता है। और फेमस होने के बाद तो और ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बन जाती है, और ज्यादा जिम्मेदारी आपसे मांगी जाती है इसमें। एक
जुनून, एक जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप इस फील्ड में आ सकते हैं। और समय तो कुछ है ही नहीं, ना चाहे रात दिन हो, आपको इसके में साथ में चलना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आपने बताया, आपने नाइट शिफ्ट भी इसमें की थी अपनी एक अब पहचान तो बहुत बनाने के आम लिए। बात हो गई है, ये बात मैं 2000 की बता रही हूँ। अब तो हाँ बहुत आम बिल्कुल। बात है। अब अब तो तो है। राजस्थान में भी खूब महिलाएं करती है नाइट शिफ्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये 2000 की बात है, 20 साल 21 साल हो गए उस बात को। पर मैम 2000 की बात है, लेकिन उस समय भी आपको नाइट शिफ्ट के लिए और डेस्क पे आने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी होगी, बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, इतनी आसानी से तो आपको नहीं मिला होगा उस समय की अगर हम बात करते हैं तो। अब इतना पुराना है कि इतना जरूर पता है कि 2-3 इंटरव्यू हुए थे, फिर चयन हो गया था। लिखने की काबिलियत देखी थी, एडिट करने की काबिलियत देखी थी, फिर हो हम्म। गया था। हाँ, कंप्यूटर कुछ कम आता था मुझे, उसमें उन्होंने कहा चलिए आपको ट्रेन कर देंगे। क्योंकि तब तक स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर होता ही नहीं था ना जितना आजकल होता है। आजकल तो जो हाँ। जर्नलिज्म कॉलेजेस हैं उनमें पहले ही सारे सॉफ्टवेयर सिखा दिए जाते हैं। जो लोग वहां से हम्म। तैयार होते हैं वो तो फर्स्ट डे से ही काम करने के लिए तैयार होते हैं। वो पहले का दौर अलग था, तब हमें बाकायदा हर चीज ही वहीं ट्रेनिंग के दौरान सिखाई गई थी। हाँ, ठीक है, पर एंजॉय किया था ना उसको भी। कहते हैं ना, काम को आप अगर एंजॉय के साथ करते हैं तो काम आपके साथ भी एंजॉय करने लग जाता है, और अपना आप 100% नहीं 200% आप देने लग जाते हैं। बिल्कुल। मैम, आपकी सारी बात सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि आप खुद का स्वाभिमान है, लेकिन हमारे समाज का आप अभिमान। और आपने इतने अच्छे से हमें सारी बातें पत्रकारिता के बारे में बताई, जर्नलिज्म के बारे में बताई, क्योंकि आप खुद इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों के साथ जुड़ी हुई हैं। आपने किस तरीके से आज जो मुकाम आपने हासिल किया है, किस तरीके से आप यहाँ तक पहुंची हैं, कितना जुनून, कितना जज्बा लेकर के आप इस फील्ड में यहाँ तक आगे आई हैं, क्योंकि एक एक सेकंड की वैल्यू मीडिया हमें सिखाता है। तो वो सेकंड को आपने जिया है इस मीडिया के लिए, तब आप आज यहाँ पर पहुंची हैं। रियली थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम कि आप हमारे साथ आए, आप हमारे साथ जुड़े, और इतनी अच्छी बातें आपने हमारे जो दर्शक है उनको यहाँ पर बताई। सभी लोग आपको यहाँ पर थैंक्स भी कह रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं, आप एक पावरफुल पर्सनालिटी है मैम। रेडियो की थैंक यू। सार्थकता आपने बताई आपके है। प्रोग्राम में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके सब दर्शकों से नमस्ते, उनसे भी इंटरेक्ट करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। गुड नाइट थैंक मैम। यू। गुड थैंक यू। नाइट। गुड नाइट मैम। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर संगीता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने ये मुकाम यहाँ तक हासिल किया। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, एक जुनून मांगता है। किसी भी फील्ड में आपको काम करना तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो जुनून है तो निश्चित तौर पर जिस ऊंचाइयों को आप पाना चाहते हैं, उन ऊंचाइयों तक आप पहुंच जाएंगे। हम आप सभी का थैंक्स करना चाहते हैं, विमला भंडारी जी का, सुरभि, थैंक यू, दुष्यंत गहलोत जी, अंजना श्रीवास्तव जी, कृष्णा कुमारी जी, डॉक्टर लीना शर्मा जी, लवली ऋषि जी, रघुभूषण अग्रवाल जी, हम आप सभी का थैंक्स कहना चाहते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। हम 10 तारीख को फिर आपसे मिलेंगे एक नई पर्सनालिटी के साथ, एक नई खास मेहमान के साथ। तब तक हम यही कहेंगे, कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन जब तक वैक्सीन आपके नहीं लगते तब तक हम मास्क को ही अपना वैक्सीन माने, और 2 गज की दूरी और मास्क से जरूरी इस सरकार की गाइडलाइन का हम पालन करें। इसी के साथ आप हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।